स्क्रीन पे क्या लिखा है? द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर। अब ये कहां से निकला? दुनिया की कई किताबें मैंने खंगाली। किताबें पढ़ता नहीं हूं, यूट्यूब पे ढूंढता हूं या फिर नेट पे ढूंढता हूं, या जो स्टाफ है मेरे स्टाफ में ना भाई साहब 3 तो MBA, मैं केवल BCom ही हूं। पढ़े लिखे आदमी को रखता, मैं अनपढ़। दुनिया में एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, एक व्यक्ति जो बाई बर्थ अंधा था, बाई बर्थ अंधा, जीवन में कभी नहीं देखा उसने, लेकिन अमेरिका में किसने उसको बता दिया डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और उसने चालू कर दिया। और वो 5 साल में इंडियन करेंसी के अनुसार 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पर पहुंच गया। कितने करोड़? 1 करोड़। तो आश्चर्य हुआ सबको कि एक बाई बर्थ अंधा आदमी जिसने शुरुआत की 1 करोड़ पर मंथ तक पहुंच गया। तो बहुत सारे पत्रकार आए, टीवी चैनल वाले आए, उन्होंने माइक लगाया मुंह पर और बोला, सर आप तो अंधे हैं, आप 1 करोड़ पर कैसे पहुंच गए? तो उसने कहा, सिंपल, मैंने अंधे को ज्वाइन ही नहीं कराया। हेलो, इसका मतलब है कि आपकी काबिलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊंचे हैं कि नीचे हैं, कि छोटे हैं, कि लेडीज है, कि जेंट्स है, कि कम पढ़े हैं, कि ज्यादा पढ़े हैं, कि नीचे वाली जात में आते हैं कि ऊपर वाली जात में आते हैं, कि कलर गोरा है कि कलर काला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर आपकी सफलता आपकी टीम पर निर्भर करती है, और आपकी टीम आपके बाद बनती है। आप पहले आते हैं तो आपकी टीम में आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, ताकतवर आदमी आ सकते हैं, और जब वो आते हैं तो आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। राइट? तो पहले सेशन में मैंने बात की, तो लीडर के जब सफल गुणों की बात कर रहा था तो मैंने खूब सारी खंगाली की, तो मेरे सारे स्टाफ को भी लगाया। तो कहीं मिलता लीडर के 5 प्रमुख गुण, कहीं लिखा रहता लीडर के 7 प्रमुख गुण, कहीं कहता है 9 प्रमुख गुण, लेकिन मैं कंफ्यूज था, वो विरोधाभास बात कर रहे थे आपस में। तो मैंने लीडर की जो दुनिया के टॉप 100 लोग हैं उनकी जीवनी को समझना चालू किया। जब उनकी जीवनी को समझा तो 17 गुण सामने आए, 17 और वो 17 गुण में से 16 गुण, 17 में से 16 गुण कॉमनली सारों के पास था। यानी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं उसमें से 17 में से 16 गुण सभी के पास थे। वो किसी भी क्षेत्र में सफल हो, ये 16 गुण थे। और जब और रिसर्च की तो पता चला कि इन 17 गुणों में से 16 गुण एक लेडीज में बाई बर्थ होते। बाई बर्थ मतलब आदमी को तो ये 17 गुण डेवलप करने पड़ते हैं, और लेडीज के अंदर ये 17 गुण बाई बर्थ होते हैं। अब बाई बर्थ होने वाले जिन गुणों के पास बाई बर्थ है वो तो इस बिजनेस में इंडिया में नीचे है, और जिनको डेवलप करना है वो आगे। लेकिन पूरे यूनिवर्स के आंकड़े ऐसे नहीं है। पूरी दुनिया में 85% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का लेडीज का कब्जा है, पूरी दुनिया में 85। और इंडिया में बिल्कुल उल्टा, इंडिया में 70% आदमियों का कब्जा है, 30% ही लेडीज है। क्यों? क्योंकि यहां की लेडीज को बचपन से सिखाया गया, अबला नारी, तू नारी है यार, क्या करेगी। और बेचारी वो मान चुकी है कि मैं नारी हूं, मैं थोड़ी कर सकती हूं, ये तो पुरुष कर सकते हैं। और ऐसी चीजें दिमाग में फिट कर ली, इसलिए काबिलियत ज्यादा होते हुए भी रिजल्ट कम। आइए 1 बाय 1 चीज को हम क्लियर करते हैं, और हम तीनों एंगल से देखते हैं। आदमी को ये कैसे डेवलप करना पड़ता है, लेडीज में या बाई बर्थ कैसे होती है, और जितने भी कामयाब लोगों के अंदर ये बात होती कि नहीं होती। तो जो पहला है वो है विजनरी। विजनरी का मतलब होता है भविष्य में जो होने वाला है उसको पहले देख लेना। क्या भविष्य में जो होने वाला उसको देख लेना। अब ये जो भविष्य में होने वाला है उसको अगर हम पहले देखने की कला हमारे अंदर आ जाए
तो हम ऐसे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं जो भविष्य में टॉप पर जाने वाले और कोई रोक नहीं सकता। और वो कैसे पता चलेगा? अभी के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, श्रवण जी नहीं सॉरी अजीत जी को जब मैं आगरा में आया था तो मैंने कहा था कि मैं आगरा का किला 35 साल पहले 35 ईयर पहले देखा था मैंने, जब मैं जॉब में था। तो वहां से जो ट्रेनें आती थी टूंडला रुकती थी और टूंडला से हम जाते थे आगरा, आगरा से बस मिलती थी भीलवाड़ा की, तो वो पकड़ते थे। तो ट्रेन आ जाती थी सुबह 10 बजे और बस मिलती थी रात को 8 बजे। तो मेरे एक दोस्त ने राय दी कि भाई यहाँ पर ताजमहल है, इसको देख लिया जाए। तो हम ताजमहल देखने गए थे। उस समय आगरा की स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी गंदगी, मतलब दुनिया के सबसे गंदे शहरों में से गिनती आती थी। और कल जब मैं बात कर रहा था, जब मैं सुंदर सुंदर रोडें देख रहा था यहाँ की, यहाँ पे चमत्कार देख रहा था, तो दिल गदगद हुआ। अब प्रश्न यह है, आगरा जब डेवलप हो रहा था उस समय किसकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी थी? अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी थी तो वो क्या सोच रहा था, डेवलपमेंट चालू हो गया है, हर साल इतने संख्या से जनसंख्या बढ़ रही है और ये शहर हर साल 2 किलोमीटर बाहर निकल रहा है और 2 किलोमीटर बाहर हर साल निकलेगा तो ये अगले 20 सालों में 40 किलोमीटर तक फैल जाएगा। 40 किलोमीटर पहले उस समय जो जगह थी आगरा के आसपास, उसकी रेट थी 30,000 से 20,000 रुपए से 30,000 रुपए बीघा। उस जमाने की बात बता रहा हूं। 20,000 से 30,000 रुपए बीघा, वो भी रोड पर, अंदर जाए तो और सस्ता मिल जाएगा। अब जिस आदमी को पहले पता था कि उसने कैलकुलेशन की कि भाई जनसंख्या रुकेगी नहीं और प्रोग्रेस रुकेगी नहीं और ये बढ़ती गई, तो जो मैं जमीन 40 किलोमीटर दूर ले रहा हूं वो आगरा की परिधि में आ जाएगी। और जिस दिन परिधि बन जाएगी तो महिंद्रा की शानदार होटल खोलूंगा, है ना। ये जो होटल खुली हुई है ये शहर के बाहर ही थी उस समय एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया और पेशेंस रखा, वो आगे गुण आएगा उसका तो पता चलेगा। उसने आने वाले वक्त को पहले पहचान लिया। अब ये अपॉर्चुनिटी किस किस के पास थी आगरा में? आंसर क्या? सभी के पास थी। तो सब क्यों अमीर नहीं बने? विजनरी नहीं थे। वो वर्तमान पर फोकस कर रहे थे। लीडर विजनरी पे, विजन पर फोकस करता है, वर्तमान में जीता है, फोकस किस पे करता है? भविष्य। आम आदमी क्या करता है? वर्तमान में जीता है और वर्तमान में ही फोकस करता है। किसी ने कहा कि 40 किलोमीटर दूर जमीन ले लो, तो आपके दादा ने कहा ओ इतनी दूर, पागल है क्या, कितने साल लगेंगे, क्या होगा? उसके पास विजन नहीं था। और जिनके पास विजन था उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने पैसे आपके, अगर 2 बीघा जमीन लेते 30,000 60,000 रुपए इकट्ठे करने होते तो आपके दादाजी अच्छी तरह कर सकते थे। आज के 30 साल पहले इंतजाम करना की बात थी, लेकिन उनका विजन नहीं था और उन्होंने इंतजाम नहीं किया, प्रेजेंट पर फोकस किया। और जिसने ले ली उसको कुछ करना नहीं पड़ा, वो सीधा वहां आके खड़ा हो गया जहां पर दुनिया अभी जाना चाहती। इट इज विजन। अब डायरेक्ट सेलिंग जब हम चालू करेंगे तो एक तो होता है वर्तमान का कमीशन, 500 आ रहा कि 1000 आ रहा कि 15,000 आ रहा है। एक होता है कि भविष्य की जिंदगी। हमारी अपलाइन ने हमें वर्तमान पे कभी फोकस ही नहीं किया। उसने कहा ये तो प्रोसेस है, ये तो चलते रहना, भविष्य में कहां जाने वाले हो। तो मैं बातें करता था बड़ी बड़ी, मैं अपलाइन से ट्रेनिंग लेकर आता था और ट्रेनिंग की प्रैक्टिस घर पर करता था और वो भी बीवी के सामने। तो एक दिन मीटिंग से आया, नौकरी करता था उस समय फुल चार्ज, और इवनिंग में खाना खा के हम घूम रहे थे तो बीवी ने कहा कि ये जो बंगला देख रहे हो ना, ऐसा बंगला चाहिए, बना पाओगे जिंदगी में कभी? तो मैंने कहा इतना तो मेरा बाथरूम होगा। क्या होगा? बाथरूम। अब मैंने बोल दिया, ये मैंने सोच के नहीं बोला, पता नहीं कैसे निकला। हो सकता शायद मैं मजाक करने के मूड में होऊंगा बीवी से और बीवी को कोई जवाब देना होगा तो मैंने बोल दिया। लेकिन जब हम बोलते हैं ना
तो सरस्वती विराजमान होती है हमारी जबान पर, है ना। और जब हम बोलते हैं तो कायनात काम करना चालू करती है, कायनात, फिर भगवान, फिर दिमाग, और फिर वो काम होते हुए नजर आता है। दुनिया में उन्हीं लोगों का तो नाम आपको याद है जिन्होंने असंभव काम किए, जिन्होंने सोच कर नहीं बोला। तुम बोलते हो तो ही एनालिसिस करते हो, तो फिर तुम वहां पहुंचते ही नहीं, क्योंकि खुद एनालिसिस करके, खुद ही एग्जाम देके, पेपर सेलेक्ट करके, जांच के खुद ही फेल होता। एनालिसिस जब खुद ही कर लेते हो तो आप पूछोगे कैसे? कहीं पर भी नहीं पूछो। तुम सोचो तो सही। और सोचना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। लोग बस सोच नहीं पाते। वहां यूरोप में एक पागल पैदा हुआ, पागल। उसने लोगों को क्या क्या बोला, मैं ना रात में सूरज उगाऊंगा। क्या बोला उसने? रात में सूरज। लोगों ने कहा पागल आदमी, कोई तेरे को मिला नहीं क्या पूरे दिन में पागल से बातें करता, रात में भी कोई सूरज उगता है? सूरज तो दिन में उगता है, तभी तो दिन होता है। लेकिन उसने बोल दिया तो कायनात ने काम करना चालू किया, भगवान ने काम करना चालू किया, उसके दिमाग ने काम करना चालू किया, बल्ब बनकर तैयार हो गया। आप उसे एडिसन के नाम से जानते हैं। कौन था वो? पागल। कब सोचा? एनालिसिस कर लेता और पड़ोसी की बात मान लेता, बल्ब बनता ही। एक पागल और पैदा हुआ यूरोप में, वो क्या कहता, मैं आदमी को उड़ाऊंगा। लोगों ने कहा यार पंख होते नहीं, आदमी कैसे उड़ेगा, पंख चाहिए, वजन कम चाहिए, तब उड़ सकता है। नहीं उड़ाऊंगा। तो भगवान ने काम करना चालू किया, ईश्वर ने काम करना चालू किया, कायनात ने काम करना चालू किया, दिमाग ने काम करना चालू किया, लगातार प्रैक्टिस करता गया। एक दिन प्लेन बनकर तैयार हुआ। अब उसे राइट ब्रदर के नाम से जानते। एक पागल भी था इंडिया में। इंडिया में एक पागल था जो करोड़पति खानदान में जन्म लिया था। पिताजी बहुत बड़े बैरिस्टर थे। बच्चे को बैरिस्ट्री करने के लिए साउथ अफ्रीका में भेजा। साउथ अफ्रीका में बैरिस्ट्री करने लगा। उस समय वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में यात्रा करता था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में। उस जमाने में अंग्रेजों के साथ जाके फर्स्ट क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ गया। अंग्रेजों को लगा यार ये ब्लैक डर्टी इंडियन यहाँ कैसे आ गया। उन्होंने दोनों हाथ पैर पकड़े, उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो बाहर गिरकर उसका विजन ही चेंज हो गया। वो बाहर फिरकर सोचने लगा, साले तूने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका, मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंका। क्या बोला? निकल गई सरस्वती विराजमान, फिर निकल गई। क्या बोला? तूने मुझे फेंका ना, साला इंडिया से बाहर फेंकूंगा। इंडिया में आया। इंडिया में आके 5-10 आपके जैसे दोस्त, मेरे जैसे दोस्त को इकट्ठा किया। उसने कहा अंग्रेजों को बाहर फेंकना। तो लोगों ने बहुत इंसल्ट की। तोप है तेरे पास, गोलियां हैं, बारूद है, सेना है, पैसा है? उसने कहा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन बोल दिया तो दिमाग ने काम करना चालू किया। भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, कायनात ने, सबने काम करना चालू किया। और दिमाग में आइडिया आया, अहिंसा। हमें राइफल की जरूरत नहीं है, हम एक ऐसे गांव को देंगे जो गांव जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा। दैट इज इमोशंस। इमोशन का घाव इतना गहरा होता है ना भाई, परमाणु बम से भी गहरा। आप बहुत मजबूत आदमी हैं, आपने बच्चे को कह दिया ये काम नहीं करेगा, लेकिन बच्चा जब रूठ जाता है, कोने में जाके उदास उदास सा रहने लगता है, खाना कम खाना चालू कर देता है, तो आप धीरे धीरे इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं। तो गांधी जी का सिद्धांत क्या था कि हम क्या करेंगे, सेना बनाएंगे गुलाब के फूल। जब भी अंग्रेज दिखेगा तो उसे गुलाब का फूल दिखाएंगे और धीरे से बोलेंगे भारत छोड़ो ना। तो लोगों को इतनी हंसी आई, वो यार पागल आदमी कोई गुलाब का फूल देने से भारत छोड़ेगा। राइफल है उनके पास, सीधी गोली मारेंगे सिर पर। वो कहा हम लड़ ही नहीं रहे तो गोली क्यों मारेंगे, हम तो प्यार से बोल रहे हैं ना, छोड़ो ना भारत। तुम्हारे फादर का थोड़ी है, हमारा छोड़ो। तो क्या होता, जहां पर भी अंग्रेज दिखते थे 5-10 आदमी गुलाब का फूल देखे मुस्कुरा के कहते थे छोड़ो। तो अंग्रेजों को बहुत हंसी आती थी, क्योंकि पागल डर्टी इंडियन, हमें समझ रहे हो कि इसे तुम्हारा गुलाब का फूल देने से भागेंगे। लेकिन इतना गुलाब का फूल दिया कि उनका दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि वो जिधर जाते थे लोग बाग वहां पर दिखते थे। उस समय एसी नहीं होते थे, ऐसी बंद खिड़कियां नहीं होती थी। वो खाना भी खाता था तो लोग बाग गुलाब का फूल दिखाते थे दूर से। कभी कभी वो पोटी के लिए जाता था तो भी गुलाब का फूल दिखाते थे। हालत इतनी खराब कर दी अंग्रेजों की कि अंग्रेज टेंशन में आ गए कि साला
काम पे फोकस करें कि इनके गुलाब के फूल पर। जिधर जाते हैं उधर ये गुलाब का फूल दिखाते हैं। वो धीरे धीरे टेंशन में आने लगे कि यार ये मैं कौन सी जगह पर आ गए हूं। साला कोई काम करने नहीं देता, सब मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हारे पिताजी का नहीं, छोड़ो जाओ यहां से। और हालत इतनी खराब की कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑल टाइम हाई मुनाफे पे जब चल रही थी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें हिंदुस्तान का बिजनेस बंद करना है। कहां से कहानी चालू हुई? एक पागल से, उसका नाम है महात्मा गांधी। एक आइडिया, ये जो चीज होती है ये आपके दिमाग में पनपती है, तुम हटकर सोचो, जो तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे खानदान में किसी ने कभी नहीं सोचा, वो तुम सोचो। पूरा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर सितारों को छूने की कोशिश करोगे तो हो सकता है सितारा हाथ में ना आए, लेकिन गारंटी है हाथ कीचड़ में नहीं जाएगा। क्योंकि सितारों को छूने के लिए हाथ को ऊपर रखना पड़ता है और कीचड़ नीचे होता है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही होने वाला है, और बड़ा नहीं सोचोगे तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं।